बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बीवी से बहुत तंग था क्योंकि मैं अपनी बहन की नंद से मोहब्बत करता था। पर अम्मा अम्मा ने जबरदस्ती अपनी बहन की बेटी से शादी कर दी। एक दिन बीवी को बाहर खाने पर ले गया और उसके खाने में जहर मिला दिया। जब वो मर गई तो उसे वीराने में छोड़कर घर आ गया। सबको कहा कि वो तो भाग गई। सब ने उसे बहुत बुरा भला कहा और अम्मा ने मेरी शादी मेरी बहन की नंद से कर दी। मैं बहुत खुश रहने लगा। मुझे कोई मलाल न था। जब अचानक मेरी बीवी रोज रात को बाथरूम में बंद हो जाती और सुबह बाहर निकलती, मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आता। एक दिन मैंने गुस्से से दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई कि मेरी पहली बीवी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। इंसान सिर्फ उसकी तमन्ना करता है जिसे वो चाहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान की तकदीर में वो सब लिख देती है जिसके बारे में उसने गुमान तक नहीं किया होता। मैं अपनी जिंदगी की कहानी को अपने हिसाब से लिखना चाहता था, लेकिन मैं तो भूल गया था कि ऊपर भी एक ज़ात मौजूद है जो मेरा मालिक है और किस्मतों का फैसला तो उसी ज़ात के हाथ में है। मैं अपने हाथों में अपनी तकदीर बदलने चला था, लेकिन ऐसा मुंह के बल गिरा कि दोबारा उठने के काबिल ही ना रहा। मेरी बड़ी बहन रिजवाना की मंगनी थी। जब मैंने पहली दफ़ा सना को देखा था, वो मेरी बहन की छोटी नंद थी और उसका मैं पहली नज़र में ही आशिक बन गया था। सना के लंबे लंबे बालों ने मुझे अपना दीवाना बना लिया, पर उसकी कातलाना अदाएं मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थी। मैं अपनी बहन की मंगनी में सारा वक्त सना के आगे पीछे घूमता रहा और सना वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरे जज्बात की पसीराई करती रही। मेरी सारी तवज्जो उसी की तरफ थी और वो मेरी तवज्जो पाकर मसरूर हो रही थी। हम दोनों के दरमियान लफ्जों में तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने आंखों ही आंखों में उसे अपने दिल की बात जैसे बयान कर दी थी और उसके हर हर अंदाज से झलक रहा था कि वो भी मेरे लिए कुछ खास जज्बात रखती है। मेरी बहन की शादी खत्म होने तक मैं यूं ही उसका दीवाना बना उसके पीछे घूमता रहा, लेकिन जैसे ही तकरीबात का सिलसिला खत्म हुआ, मैं सना को देखने के लिए तड़प गया। मेरी बड़ी बहन रिजवाना के बाद मेरी ही शादी की बारी थी, इसलिए मैंने रिजवाना की शादी खत्म होते ही अपनी अम्मी को बिठाकर ये बात बता दी कि मैं सिर्फ और सिर्फ सना से शादी करूंगा। वो मेरा रिश्ता लेकर उसके घर चले जाएं। मेरी बेताबियां अरूज पर थी और मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन उस वक्त मेरे होश ही उड़ गए जब अम्मी ने साफ साफ लफ्जों में मुझे जता दिया कि वो सना से किसी सूरत मेरी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को जबान दे रखी है और वो मेरी शादी हर सूरत अपनी बहन की बेटी से ही करेंगी। नाजमा का नाम सुनकर तो मैं हत्थे से ही उखड़ गया, क्योंकि वो सांवली सी सूरत वाली लड़की मुझे एक आंख न भाती थी। वो मेरी खाला की बेटी थी और मुझे उससे शदीद चिढ़ थी। बचपन से लेकर आज तक अम्मी ने हम सब बहन भाइयों को नाजमा की हमेशा मिसालें ही दी, क्योंकि वो हर काम में अच्छी थी। तालीम में तो वो सबसे ज्यादा अच्छी थी और हर किसी की आंख का तारा थी, इसलिए मुझे वो एक आंख ना भाती थी। और ऊपर से उसकी सांवली रंगत मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कभी कभी तो मैं सोचता था कि न जाने नाजमा ने सब पर ऐसा कैसा जादू कर रखा है जो हर कोई उसके गुण गाता है। मुझे तो उसमें कोई खूबी नजर ना आती थी। और अब जब अम्मी ने शादी के लिए नाजमा का नाम लिया तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैं किसी भी सूरत नाजमा से शादी नहीं कर सकता था। अगर सना मेरी जिंदगी में ना भी आती तब भी मेरी जिंदगी में नाजमा के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने अम्मी को साफ लफ्जों में बता दिया कि मैं किसी भी सूरत उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। लेकिन अम्मी भी आखिर को मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे कहा अगर मैंने नाजमा से शादी नहीं की तो वो मुझसे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर लेंगी और फिर इस घर में भी मेरी कोई जगह नहीं रहेगी। मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। पहले पहल तो मुझे लगा कि बस ये वक्ती गुस्सा है, मेरे कुछ दिन मनाने के बाद वो मान जाएंगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी, अम्मी ने तो कसम खा ली थी कि वो हर सूरत नाज़मा को ही मेरी दुल्हन बनाकर हमारे घर लाएंगी। आने वाले कुछ दिन तक मैं अम्मी को मुस्तकिल ये बात समझाता रहा कि मैं सना से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी माँ, उसको तो मेरी मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं था। बस वो अपनी बहन को जबान दे चुकी थी और अब अपनी जबान से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और मेरी मर्जी के बगैर उन्होंने मेरी और नाज़मा की शादी पक्की कर दी और मुझे धमकी दी अगर मैंने नाज़मा से शादी नहीं की तो मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगा। मजबूरन मैंने सना की मोहब्बत को अपने दिल में दफन करके नाज़मा को अपनी दुल्हन बना लिया। सना ने फ़ोन करके बहुत एहतजाज किया और मुझसे बहुत खफा हुई, लेकिन मैंने उसे अपनी मजबूरियां बताई तो वो भी खामोश हो गई। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गया। शादी की पहली रात ही एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नाज़मा को उसकी असल जगह दिखा दी और उसे ये बावर करवा दिया कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ।
किसी सूरत भी उसे कबूल नहीं कर सकता। मेरी बात सुन के नाज़िमा के चेहरे का रंग उतर गया। वो दुल्हन बनी मेरे इंतज़ार में बैठी थी और मेरी बात सुनकर जैसे उसके चेहरे की चमक मांद पड़ गई। मुझे तो उसकी सामने रंगत वैसे भी पसंद न थी, और अब जबकि वो मेरे सामने मेरी ही दुल्हन बनी बैठी थी, तो मुझे हद से ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था। और इसी गुस्से में मैंने उसका तकिया उठाकर नीचे फेंक दिया और उसे इशारे से नीचे दफ़ा हो जाने का कहा। वो बेचारी मेरा गुस्सा बर्दाश्त करते हुए नीचे चली गई और मैंने नाज़िमा की बजाय सना के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखे। नाज़िमा सब कुछ जानते बूझते भी मजबूरी में इस रिश्ते को निभाए जा रही थी। वो हमेशा से ही ऐसी थी, हर ताल्लुक को निभाने वाली। लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत अरसे तक ये सब कुछ नहीं सह पाएगी और एक न एक दिन खुद ही मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी। लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा ना था कि मेरे इस जुल्म का हिसाब मुझे इस दुनिया में ही चुकाना होगा। वो मेरी बीवी होते हुए भी तमाम हकूक़ से महरूम थी और मैं एक मासूम पर अपनी मर्दानगी ज़ाहिर करके बहुत मगरूर हो गया था। मैं अपनी बीवी को जूते की नोक पर रखता, लेकिन शायद उस मासूम की आहों ने मुझे बर्बाद करना था। मैंने उसे रोंदना चाहा, लेकिन मैं खुद मिट्टी में मिल गया। हमारी शादी को जैसे-जैसे वक़्त होता जा रहा था, मेरे दिल में नाज़िमा के लिए नफ़रत बढ़ती जा रही थी, जबकि नाज़िमा इतना ही मेरे आगे-पीछे घूमती। उसकी अपनी मुमकिन कोशिश होती कि वो मुझे किसी सूरत अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले, और मैंने जानते-बूझते उसके साथ इस तरह पेश आता कि वो अपनी ही नज़रों में गिर जाती। मेरी माँ नाज़िमा के इस रवैये को कुछ दिन तो खामोशी से बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसके बाद एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि अगर मैंने नाज़िमा के साथ अपना रवैया दुरुस्त न किया, तो वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। पहले तो मुझे अपनी माँ पर बड़ा गुस्सा आया। मेरी माँ को मेरी खुशी की ज़रा भी परवाह नहीं थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने एक नया आइडिया निकाला। मैंने अपनी माँ से वादा कर लिया कि अब मैं नाज़िमा का हर मुमकिन ख्याल रखूंगा। अगले कुछ दिन मैंने नाज़िमा के साथ अपना रवैया ठीक कर लिया। नाज़िमा खुद भी मेरे इस बदले रवैये पर हैरान थी और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हर वक्त उसका चेहरा चमकने लगा। मैंने नाज़िमा को काफ़ी हद तक इस बात पर यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ अच्छा हो चुका हूँ। ऐसे ही एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं नाज़िमा को खाने के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी माँ की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी, और फिर जब मैंने नाज़िमा को बताया कि मैं उसे खाना खिलाने बाहर लेकर जा रहा हूँ, वो फ़ौरन ही अच्छे से तैयार हो गई। आज तो वो बड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरा दिल तो सना में अटका हुआ था और मुझे नाज़िमा से किसी भी सूरत जान छुड़वानी थी। मैं उसे लेकर एक होटल में आ गया। जब नाज़िमा और मैं अपनी टेबल पर बैठ गए, खाना आया तो मैंने नाज़िमा से कहा कि मैं अपना फ़ोन तो गाड़ी में ही भूल आया हूँ। ऐसा ना हो कि किसी का फ़ोन आ जाए, तुम जाकर मेरा फ़ोन ले आओ। जब तक नाज़िमा फ़ोन लेकर वापस आई, तब तक मैंने उसके खाने में ज़हर मिला दिया। ये ऐसा ज़हर था जिसका असर खाने के आधा घंटे बाद होना था। ये ज़हर मुझे सना ने ही लाकर दिया था। मैंने बहुत कम खाना ऑर्डर किया और नाज़िमा से कह दिया कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं, मैं तो बस तुम्हारी खातिर आया हूँ। मैंने खाना नाज़िमा के सामने करके खुद वॉशरूम में चला गया, ताकि मुझे बिल्कुल भी खाना ना खाना पड़े और नाज़िमा खाना खा ले। मुझे डर था कि अगर मैं उसके सामने बैठा रहता, तो वो ज़रूर मुझे खाने का कहती और मुझे 1-2 निवाले लेने पड़ते। जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो नाज़िमा खाना खा चुकी थी। मैंने जल्दी से बिल की अदायगी की और नाज़िमा को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले आया। नाज़िमा हैरत से पूछने लगी, ये हम कहाँ आ गए हैं? तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें सैर करवाने लाया हूँ। इतने में अचानक ही नाज़िमा की तबीयत बिगड़ गई और मैंने फ़ौरन उसे गाड़ी से निकालकर दरख्त के नीचे लिटा दिया। वो बहुत मुश्किल से अटक-अटक कर सांस ले रही थी। शायद उसका दम घुट रहा था। मैंने जल्दी से गाड़ी में से उसका बैग निकालकर उसके पास ही रख दिया और खुद उसके सामने खड़ा होकर उसकी मौत का इंतज़ार करने लगा। यहाँ तक कि उसने मेरे सामने ही आखिरी हिचकी लेकर दम तोड़ दिया। जैसे ही उसकी गर्दन ढलकी, मैंने फ़ौरन ही गाड़ी में बैठ के घर के लिए रवाना हो गया। जब मैं घर आया, तो मैंने अपनी माँ को बताया कि नाज़िमा किसी के साथ फ़रार हो गई है। जाने से पहले वो मुझे ये कहकर गई है कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी और उसकी माँ ने उसकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे करवा दी और अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती और कोई उसे ढूँढने की कोशिश भी ना करे। मेरी बात सुन के मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन ना आया, लेकिन मैंने कसम खाकर उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नाज़िमा की माँ तो खबर सुनते फ़ौरन ही घर आ गई। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था। उन्हें पता था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बेटी की वाकई फरार हो चुकी है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने एक दिन बातों-बातों में अम्मा को कहा कि इससे तो बेहतर था कि आप मेरी शादी सना से करवा देती। कम से कम मुझे यूँ सबके सामने रुसवाई का सामना तो ना होता। हर कोई मुझसे नाज़िमा के बारे में सवाल करता है और मेरा सर शर्म से झुक जाता है। अम्मा ने मुझसे कहा कि अब अगर वो मेरी शादी सना से करवा दें तो। अम्मा की बात सुनकर मैं खुशी से फूले न समाया।
اور فوراً ہی ہاں کر دی۔ اماں بھی جیسے منتظر ہی بیٹھی تھی، اگلے دن ہی رشتہ لے کر چلی گئی۔ اور کچھ ہی دنوں میں ایک دفعہ پھر سے میری شادی کی رسومات شروع ہو گئی۔ اب کی بار ثنا میری بیوی بن کر میری زندگی میں آئی۔ میری زندگی میں تو جیسے بہار ہی آ گئی۔ میں نے جو کچھ بھی نازمہ کے ساتھ کیا، مجھے اس کا بالکل بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی ثنا کے ساتھ ایک مطمئن زندگی شروع کر چکا تھا۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی ثنا نے ایک عجیب سی حرکت شروع کر دی۔ وہ رات ہوتے ہی خود کو واش روم میں بند کر لیتی اور صبح تک باہر نہیں نکلتی۔ ثنا بہت گمسم رہنے لگی تھی۔ میں اسے کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دیتا، لیکن وہ کسی صورت دروازہ نہ کھولتی، اور میں ہر رات اس کے انتظار میں گزارنے لگا، کیونکہ ہر رات میرے جذبات کو ادھورا چھوڑ کر وہ خود واش روم میں بند ہو جاتی۔ ایک رات میں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر واش روم کا دروازہ توڑ دیا، اور جب میں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ ثنا ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ میری پہلی بیوی نازمہ وہیں ایک طرف سفید لباس پہنے کھڑی تھی، جس پر خون کے سرخ دھبے تھے۔ نازمہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری بولتی بند ہو گئی، اور میں جو غصے میں واش روم کے اندر داخل ہوا تھا، میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ سوچ میرے لیے ناممکن تھی کہ میرے سامنے اس وقت نازمہ کی روح کھڑی ہے، جبکہ ثنا کی حالت تو بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ بھاگ کر میرے سینے سے آ کر لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے ہر جگہ نازمہ ہی دکھائی دیتی ہے، نازمہ کی روح اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نازمہ کی روح؟ میں آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی نازمہ کو دیکھ رہا تھا، جو مجھے زندہ انسان لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں، مجھے نازمہ کی روح دکھائی دیتی ہے، ہر جگہ، دن بھر، سارے گھر میں۔ وہ مجھے کہتی ہے اگر میں رات کو واش روم سے باہر نکلی تو وہ تمہارے قریب بھی نظر آئے گی اور میرا خون پی جائے گی۔ ثنا بری طرح مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، اور نازمہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں خود بھی تھوڑا خوف محسوس کر رہا تھا۔ مجھے جینوں بھوت اور بدروحوں پر یقین تو نہیں تھا، لیکن نازمہ کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دوبارہ آ گئی؟ ثنا خوف کے مارے بے ہوش ہو کر میرے بازو میں جھول گئی۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر الٹا دیا، اور جب میں واش روم میں واپس گیا تو نازمہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اب تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اب ثنا کو ہوش آیا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی اور کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے اسے طلاق نہ دی تو نازمہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ڈر تو میں بھی گیا تھا، لیکن میں اس طرح ثنا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک ثنا کو پانے کی خاطر تو میں نے نازمہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن ثنا کسی بھی صورت اب اس گھر میں رہنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے جلدی جلدی جیسے تیسے اپنا سامان باندھا اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکلنے لگی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے صبح کے لیے روکا۔ جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، وہ فوراً ہی میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نازمہ نے تو میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، اس لیے اس کا زندہ ہونا تو میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ لیکن رات کو جو واش روم میں کھڑی تھی وہ کون تھی؟ کیا نازمہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے آئی تھی؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ صبح جب میری اماں اٹھی تو مجھ سے ثنا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں خود اتنا زیادہ پریشان تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اماں کو نازمہ کی روح کے بارے میں بتا دیا۔ اماں نے حیرت سے کہا، جب نازمہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی تھی تو بھلا اس کی روح کہاں سے آئی؟ میں نے روتے ہوئے اماں کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں کوئی پیشہ ور قاتل تو نہیں تھا جو ایک قتل کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ بولتا۔ میں نے اپنی اماں کے سامنے نازمہ کے قتل کا اعتراف کر لیا، اور جسے سن کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اماں مجھے حیرت سے کہنے لگی کہ ثنا جیسی لڑکی کی خاطر تو نے نازمہ کو مار دیا۔ کیا تو نہیں جانتا ثنا کا کردار کیسا ہے؟ وہ ہر تقریب میں 10 مردوں کو اپنے پیچھے لگا کر ادائی دکھاتی ہے، اور تو ایسی عورت کو بیوی بنانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے تو نے نازمہ جیسی با کردار اور با حیا عورت کو مار دیا۔ میں اماں سے معافی مانگنے لگا۔ اماں غصے سے کہہ رہی تھی، مجھ سے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو قاتل ہے اور تو نے قتل کیا ہے، اس کی سزا تجھے بھگتنی پڑے گی۔ اگر نازمہ کی روح یہ چاہتی ہے کہ تو ثنا کو طلاق دے دے تو تجھے ایسا ہی کرنا ہوگا، تاکہ تیری جان ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ ویسے بھی ثنا تو تجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ دوبارہ آئے گی۔ میں اتنی آسانی سے ثنا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے فون کیا، لیکن وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھی، اور مستقل ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ 2 دن تک تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب تو مجھے بھی نازمہ کی روح کی جھلک کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے ثنا کو فون پر ہی طلاق دے دی۔ جس شادی کو کرنے کے لیے میں نے انتہائی قدم اٹھایا، آج مجھے اس شادی کو خود ہی توڑنا پڑا تھا، اور اگر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تو ابھی ثنا کسی صورت واپس آنے کے لیے راضی نہ تھی، اور میں جانتا تھا کہ میری ماں کی بات ٹھیک ہے۔ ثنا کی عادت تھی وہ ہر تقریب میں اتنی ادائیں دکھاتی اور مردوں کو ایسے پاگل بناتی کہ ہر کوئی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتا۔ مجھے بھی شادی کے چند دن بعد اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا
सना को तलाक देने के 2 दिन बाद जब मैं अपने दफ्तर से वापस आया तो मैंने नाज़मा को अपने बिस्तर पर बैठा हुआ देखा। पहले तो मैं समझा कि मेरा वहम है या फिर नाज़मा की रूह आई है, लेकिन मुझे देखते ही नाज़मा ने जिस तरह सलाम किया, मैं हक्का बक्का रह गया। वो नाज़मा की रूह नहीं, बल्कि नाज़मा ही थी। मुझे देखकर धीमे से मुस्कुराने लगी और खुशामदीद कहा। मैं हैरत से आंखें फाड़े नाज़मा को देख रहा था। जब नाज़मा ने मुझसे चाय का पूछा तो मुझे जैसे होश आया। इससे पहले कि मैं नाज़मा से कुछ सवाल करता, मेरी माँ कमरे में आकर नाज़मा के साथ बैठ गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सारा खेल खेला गया था, जिसमें मेरी माँ भी शरीक थी। नाज़मा खुद ही मुझे बताने लगी कि जब मेरा रवैया उसके साथ बेहतर होने लगा था, पहले तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उसने सना को और मुझे फ़ोन पर बातें करते सुन लिया। उसने फैसला किया कि वो खामोशी से हम दोनों के दरमियान से निकल जाएगी। लेकिन फिर जब अम्मा ने उसे ये बताया कि सना अच्छी लड़की नहीं है और उसका किरदार भी ठीक नहीं, तो मैंने फैसला किया कि मैं किसी सूरत आपको नहीं छोड़ूंगी। मैंने आपका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिश ही पानी में चली गई। जब आप मुझे लेकर होटल खाने के लिए गए, तो उस दिन मैं बहुत खुश थी और मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी भी अब खुशहाल हो जाएगी। जब आपने मुझे फ़ोन लाने के लिए भेजा, तो मैं फ़ोन लेने के लिए गाड़ी में गई। जैसे ही मैंने आपका फ़ोन उठाया, तो उस पर एक मैसेज आया। मैंने वहीं बगैर किसी सोच के मैसेज खोल लिया, लेकिन उसे पढ़कर तो मेरी सांसें रुक गई। सना ने लिखा था कि ज़हर का असर खाने के आधा घंटे के बाद होगा और तुम इससे पहले पहले होटल छोड़ देना। मेरी टांगें काँप रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा किस तरह कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं, बल्कि आपकी खालाजाद भी थी। जब मैं फ़ोन लेकर वापस आई, तो आपने खाना मेरे सामने किया और खुद वॉशरूम में जाने का बहाना करके वहाँ से उठ गए और मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और सारा खाना ज़ाया कर दिया। मैं जानती थी कि आधे घंटे के अंदर आप हिसाब से मुझे मरना होगा और जब आप मुझे लेकर वीराने में गए, तो मैंने मरने का नाटक किया। आपने जाने से पहले मेरा बैग भी मुझ पर फेंक दिया और खुद वहाँ से निकल गए। मेरे बैग में मेरा फ़ोन मौजूद था और मैंने पहली फुर्सत में आपकी अम्मा को फ़ोन करके सारी बात बताई। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम घर वापस ना आना, बल्कि अपनी माँ के घर चले जाओ और उसे भी सारी हकीकत बताकर कुछ दिन वहीं छुप जाओ। अगर तुम अभी सामने आओगी, तो हो सकता है कि ये दोनों तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश करें। इसलिए सना का मसला हमेशा के लिए ख़त्म करके आना। और फिर कुछ दिन अपनी माँ के घर छुपे रहने के बाद जब आपने सना से शादी कर ली, तो हमने मिलकर मंसूबा बनाया कि अब मैं भी इसी घर में आकर रहूंगी और कभी-कभी सना को अपनी झलक दिखाकर उसे डराऊंगी। और मैं अपने मंसूबे में कामयाब रही। आपकी अम्मा ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया और सना जिस चोर रास्ते से इस घर में दाखिल हुई थी, मैंने उसे उसी रास्ते से वापस बाहर निकाल दिया। अगर आप मुझे सीधी तरह से सना के बारे में बताते और शादी की इजाज़त लेते, तो मैं कभी इनकार न करती। मेरे दिल में तो आपके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैं भला क्यों आपकी खुशियों के खिलाफ जाती, लेकिन आपने तो मेरे ही कत्ल का मंसूबा बनाकर खुद को घटिया साबित कर दिया। अब आप चाहें तो मुझे तलाक दे सकते हैं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नाज़मा की बातें सुनकर मुझे आज शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सना ज़रा से खौफ में आकर मुझे छोड़कर चली गई थी, जबकि नाज़मा मेरे पास वापस आई थी और अब मैं नाज़मा को छोड़कर अपना खसारा नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उससे माफ़ी मांग ली। नाज़मा तो बहुत बड़े दिल की मालिक थी, उसने मुझे माफ़ भी कर दिया। लेकिन मैंने इक़दाम कत्ल जैसा जुर्म किया था। मेरा और सना का ताल्लुक तो अब हमेशा के लिए मर गया था। इसलिए मैं नाज़मा के साथ ही अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की एक छोटी सी कोशिश की। रिश्तों की खूबसूरती रंग से नहीं, बल्कि किरदार से होती है और नाज़मा एक मजबूत किरदार की मालिक थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामीन को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सिड वाइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।